जो मोदी जी, जो अमित शाह चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जहां आपको लोग वोट दे रहे हैं वहां तो सरकार बना रहे हैं, जहां वोट नहीं दे रहे वहां तोड़ दे रहे हैं। मतलब संविधान को कोई देखने वाला नहीं है आपके दल में। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का जो स्टैंड आज के समय में संविधान को लेकर के और जो वो कह रहे हैं कि संविधान हम बचा रहे हैं, संविधान को बचाने निकले हैं, अगर इसको एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो चोर मचाए शोर वाली स्थिति है। जिस तरह से चोर चोरी करने के बाद में बहुत ज़्यादा हो हल्ला करता है, और कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा का पूरा ड्रामा नौटंकी चल रहा है, ये संविधान बचाने के लिए नहीं है, ये अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तो सीबीआई तोता था, पिंजड़े का बंधा हुआ तोता। आज यही आरोप ईडी पर लग रहा है। कांग्रेस कह रही है कि इनका 1% है सज़ा दिलाने का, और ऐसे घूम घूम कर नेताओं को बदनाम किया जाता है जैसे वो सबसे करप्ट हों, और करप्टेड लोगों को बीजेपी अपने दल में लेकर वॉशिंग मशीन से धो लेती है। वहाँ ईडी क्यों नहीं पहुँचती? दरअसल ऐसे कई उदाहरण कांग्रेस पेश कर रही है और कह रही है कि आज देश में संविधान खतरे में है, और इसीलिए संविधान बचाओ रैली का आज आयोजन किया गया। हमारे साथ बीजेपी के नेता अजय शाह जी हैं। अजय जी, जिस तरीके से आप लोग पे गंभीर इल्ज़ाम लग रहा है कि संविधान को तो आप लोगों ने एकदम ताक पे रख दिया है, जो मोदी जी, जो अमित शाह चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जहां आपको लोग वोट दे रहे हैं वहां तो सरकार बना रहे हैं, जहां वोट नहीं दे रहे वहां तोड़ दे रहे हैं। मतलब संविधान को कोई देखने वाला नहीं है आपके दल में। देखिए मनोज जी, कांग्रेस का जो स्टैंड आज के समय में संविधान को लेकर के और जो वो कह रहे हैं कि संविधान हम बचा रहे हैं, संविधान को बचाने निकले हैं, अगर इसको एक शब्द में डिफाइन किया जाए तो चोर मचाए शोर वाली स्थिति है। जिस तरह से चोर चोरी करने के बाद में बहुत ज़्यादा हो हल्ला करता है कि किसी ऊपर उस पर शक नहीं हो किसी को उसके ऊपर में, उसी तरह कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है, जो कि संविधान को तार तार करने के बाद में, संविधान के ऊपर असॉल्ट करने के बाद में ये इस तरह का ड्रामाबाजी कर रहे, नौटंकी कर रहे, जैसे कि इन्होंने संविधान की रक्षा हमेशा की और संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। देखिए, हम थोड़ा सा, चूँकि संविधान की बात है, संविधान के इतिहास में बस थोड़ा सा अगर जाएंगे तो हम देखेंगे जो हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, या फिर नेहरू जी थे, या फिर जितने तमाम नेता थे, जब संविधान बनाया गया तो संविधान हमारे बनाते समय जो है बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि संविधान जो वो कई सारे कंट्री से इंस्पिरेशन लिया गया। तो दो मेन कंट्रीज़ हो गए, एक तो अपना ब्रिटेन हो गया और एक ना यूएस हो गया, और तीसरा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट बना था उससे इंस्पिरेशन लिया गया। अब जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बदलना बहुत ज़्यादा आसान है। ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, वो संविधान को तुरंत बदल सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और यूएस का जो संविधान है उसको बदलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर हमारे फाउंडिंग फादर्स का ये मानना था कि आने वाली पीढ़ी जो है वो डिसाइड करे कि संविधान किस तरीके का होना चाहिए या उसमें क्या संशोधन होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्रोविज़न बना कर रखा है कि संविधान को बदलना ना बहुत ज़्यादा आसान है और ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किसी के पास नंबर्स हो तो संविधान को बदल सकता है। कुल मिलाकर उन्होंने आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया। अब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, और चूंकि नेहरू जी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नेहरू जी भी संविधान जो बना था हमारा उसके एक बहुत बड़े स्तंभ थे, और बनने के बाद में 1950 में हमारा संविधान इन्फोर्स होना चालू हुआ, और महज 1 साल के बाद उनको एक दिव्य ज्ञान आ गया कि संविधान में जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ है, और वो संविधान के खिलाफ बोलने लगे। और पहला संशोधन जो है नेहरू जी के समय में संविधान बनने के महज 1 साल के बाद में पिक्चर में आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 साल में ही लगभग नेहरू जी को ये रियलाइज़ हो गया कि संविधान में गड़बड़ियाँ है, और जो पहला उनका अमेंडमेंट था वो अमेंडमेंट जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी पे आक्रमण था, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको बदलने के लिए था। उसके बाद अगर कुछ नेहरू जी के उदाहरण ले तो उन्होंने 35A जो इंट्रोड्यूस किया था 370 को लेकर कश्मीर के केस में, इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया उसका पालन नहीं किया गया था। ये एक प्रेसिडेंशियल रिजोल्यूशन से इसको ऐड कर दिया गया। इसके बाद बेरूबरी इनक्लेव का हम बात करें, उसके बाद नेहरू जी के बाद में इंदिरा गांधी पिक्चर में आती हैं। थोड़ा सा बस मैं ले लूँ, बस यानी इनकी हिस्ट्री ले लूँ, फिर हम अपना भी बताएंगे। अगर इंदिरा गांधी को पिक्चर में, तो इंदिरा गांधी ने तो हद ही कर दी। इंदिरा गांधी ने अपने समय में इतने ज़्यादा संशोधन किए कि 42वां संशोधन को तो ये कहा जाता है कि एक मिनी संशोधन, एक मिनी संविधान था। यानी कि संविधान में एक एक संशोधन ना करके इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा एक पैकेज ही ऐड कर दिया। अगर हम 38 और 39 अमेंडमेंट की बात करें तो उसने तो ये कहा कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश की गई। जस्टिस एन रे का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जस्टिस एन रे को जब चीफ जस्टिस बनाया गया था तो 2 चीफ जस्टिस को बाईपास करके बना दिया गया था, ये भी एक उदाहरण है। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में संविधान में इतने ज़्यादा असॉल्ट हुए, इतने आक्रमण हुए कि जुडिशरी ने जो है केशव नंदा भारती केस में 13 जजेस की बेंच ने कह दिया कि अब बहुत संशोधन हो गया, अब हम आपको संशोधन करने नहीं देंगे। और उसके बाद हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंट्रोड्यूस हुआ है।
उसके बाद राजीव गांधी की बात करें तो इन्होंने किचन कैबिनेट इंट्रोड्यूस किया। राहुल गांधी जो आज घूम घूम कर कह रहे हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, यही राहुल गांधी है भाई। कैबिनेट का पेपर होता है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है, जो तैयारी थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की, उसको भरी सभा में जो है ला करके उन्होंने फाड़ दिया। और यही राहुल गांधी हम कह सकते हैं जो आपने जो ओपनिंग रिमार्क से उठाया, ईडी का मामला उठाया, या फिर हम कोई भी ऐसा मामला देखें, नेशनल हेराल्ड का मामला है, ऐसा कोई भी मामला उठाइए तो किसी भी मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के जरिए हो रही है। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं संविधान को मान रहे हैं, अगर आप संविधान को मान रहे हैं तो जिस संविधान ने पार्लियामेंट बनाया उसी पार्लियामेंट ने ईडी को बनाया, उसी पार्लियामेंट ने ईडी के कोर्ट को भी बनाया, और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत, संविधान के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है, और उसके बाद ही सारा का सारा मामला हो रहा है। तो सड़क पर शोर मचाने से अच्छा है कि आप जो है अपनी जो बातें वो कोर्ट में रखें। और कांग्रेस पार्टी का ये जो पूरा का पूरा ड्रामा नौटंकी चल रहा है, ये संविधान बचाने के लिए नहीं है, ये अपने अपने परिवार को बचाने की लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। लेकिन वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि संशोधन तो आपकी सरकार ने भी किया, ज़बरदस्त किया, लेकिन आप लोग कहते हैं कि देश हित और राजहित में किया। तो वो कह रहे हैं कि कैसा देश हित और राजहित है? आज तो मतलब वॉशिंग मशीन आप बन के खड़े हो गए हैं और जैसे चाहते हैं वैसे मोल्ड कर देते हैं। किसी सांसद को इस्तीफा दिला देते हैं, किसी के यहाँ छापा पड़वा देते हैं, पूरी पार्टी का तोड़ देते हैं। अरे ये सब क्या है? देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने संविधान जो बनाया तो संविधान को बदलने की एक प्रक्रिया भी रखी जिसको हम आर्टिकल 368 कहते हैं, और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान संशोधन किया और हमारे समय भी संविधान का संशोधन हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अगर उनके बनाए हुए की सरकार में जो संशोधन हुए हैं, आप अगर उस तरफ नज़र डालें, फैक्ट्स पर नज़र डालें, इनका एलिगेशन क्या है, शोर मचा रहे हो, एक और बात है। अगर उन संविधान के आप सिंपल लिस्ट को आप उठा करके देखेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के समय में सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया वो 99th अमेंडमेंट आया था। 99th अमेंडमेंट में तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों एक ही पेज पे थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की बात थी, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाना था, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, तो 99 तो आप हटा लीजिए। उसके बाद जो 100 अमेंडमेंट आया था सबसे पहला मोदी जी के समय में, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इनक्लेव्स हुआ करते थे, हमारी कुछ ज़मीनें बांग्लादेश के पास थी, बांग्लादेश की कुछ ज़मीन हमारे पास थी, और इससे बहुत इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता था। ये इनक्लेव्स को एक्सचेंज करने के लिए जो है 100 अमेंडमेंट आया था। 101st अमेंडमेंट उसके बाद आया, वो जीएसटी के लिए आया। क्या जीएसटी के लिए अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए था, या बांग्लादेश के लिए इनक्लेव नहीं होना चाहिए था? 102nd अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जातियों का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, 102nd अमेंडमेंट से दिया गया। उसके बाद के जो संशोधन आए हैं, उस संशोधन में एक संशोधन है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने के लिए है। ये बोल दे कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन ये नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो संशोधन आया है उसमें लोकसभा और विधानसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनका रिजर्वेशन जो है उसको 10 साल के लिए और बढ़ाने के लिए आया है। एक अमेंडमेंट आया है जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे लोकसभा में, उसको हटाने के लिए आया है। एक अमेंडमेंट जो आया है वो है महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए आया है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने के लिए आया है। एक और अमेंडमेंट आया है मोदी सरकार में जो ये कहती है कि जो ओबीसी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफाई करे ताकि अच्छे से पहचान ओबीसी की हो सके। तो कांग्रेस पार्टी के लोग ये बता दे बस कि ये जितने अमेंडमेंट मोदी सरकार में हुए हैं इसमें ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो ये चाहते थे कि अमेंडमेंट नहीं हो या फिर ये अमेंडमेंट देश हित में नहीं हो। तो मैंने वही अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि इनकी स्थिति चोर मचाए शोर की है, इन्होंने गलती की है, संविधान को असॉल्ट किया, संविधान पर आक्रमण किया। वो बोले संवैधानिक संस्थाओं पर संकट है ना, आप जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं वो करवाते हैं और फिर उसको कानूनी रूप से प्रेजेंट करते हैं कि इसमें क्या गलत है, ये बताइए। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी डिसीजन हमारे देश में जो कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका जो सिस्टम है, कोई भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है, कोई भी हम बिल बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो हर लॉ जो है संविधान के किसी ना किसी प्रोविजन से स्क्रूटनाइज हो रहा है। अब मान लीजिए कि आर्टिकल 370 एग्जाम्पल में लेकर चलो, आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया था, इन्होंने कहा कि संविधान पर आक्रमण हो रहा, लेकिन जुडिशरी में जब गया तो जुडिशरी ने कहा ठीक है भाई, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें सब पूरे वक्फ बोर्ड में किसने डिमांड किया संशोधन का? आप लोग जबरदस्ती अपने मन से कर। ठीक है, वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है, हमने भी इस बात को कई बार, इसमें तो खैर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड में अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को लगता है कि वक्फ बोर्ड जो असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें फैसला नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीगल ओपिनियन आने से पहले आपने पूरे के पूरे देश को बंधक बना लिया है एक तरह से कि हम भाई जो हमारी मर्जी हम वही करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। और वक्फ बोर्ड ये जब वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक इनकी सरकारें थी 35A जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डाला गया था 370
क्या संविधान के अंदर में कोई एक पॉइंट, एक कॉलम भी आप बिना संशोधन के डाल सकते नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 35A नेहरू जी के समय में बिना किसी संशोधन के, बिना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के केवल एक प्रेसिडेंशियल रिजोल्यूशन से उसको डाला गया था। तो हम तो, अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा था कि ये लोग देश को तो जागीर समझते संविधान को भी अपनी जागीर समझते थे। और वही मैं कह रहा हूँ यहाँ वक्फ में भी 1954 में जब वक्फ में बिल आया तो संवैधानिक था, 1995 में आया तो संवैधानिक था, 2013 में आया तो संवैधानिक था। हमने जैसे उन चेंजेस को रिवर्स करना चाहा, जिन चेंजेस के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अपीजमेंट किया मुस्लिम्स का, तो अब ये कह रहे हैं कि ये संविधान के जो खिलाफ, यानी कुल मिला करके जब इनको जो करना है वो जब करे तो सब कुछ संविधान के धारा में रह रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम को रिजर्वेशन दे दिया जिसका प्रोविज़न कोई संविधान में नहीं है, तो ठीक है। हम आकर के अगर हमारी सरकार कल को आती है, हम उसको रिवर्स करेंगे तो ये कहेंगे देखिए देखिए हमारे अधिकार ये छीन रहे। बस यही कुल मिलाकर पूरा का पूरा ड्रामा हमारे देश में चल रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in